दोस्तों किसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे बरसों पहले छोड़ दिया हो। दीवारों से मिट्टी झड़ चुकी थी, छप्पर जगह जगह से टूट गया था और बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता था। उसी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही कोई था, क्योंकि जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी जी थी वही बेटा 10 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कस्तूरी देवी का जीवन अब दूसरों की दया पर टिका हुआ था। कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी दे देता, कोई पुराना कपड़ा, कभी कभी गांव की औरतें थोड़ा बहुत अनाज दे जाती और उसी से उसका गुजारा चलता था। सुबह वो झोपड़ी के बाहर बैठती, हाथ में पुरानी माला, होठों पर बुदबुदाती दुआएं और आंखें बार बार उस कच्चे रास्ते की तरफ जाती जैसे आज भी उसे उम्मीद हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि उसका बेटा लौटेगा जरूर, पर उस दिन वो बेटा नहीं बल्कि पूरे जिले का डीएम होगा। 10 साल पहले की बात है जब कस्तूरी देवी एक मजदूर की पत्नी हुआ करती थी। उसका पति रामधन गांव गांव घूमकर खेतों और ईंट भट्टों पर काम करता था और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाता था, लेकिन जो भी था हंसी खुशी चल रहा था। फिर एक दिन अचानक बीमारी ने रामधन को जकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, अस्पताल दूर था और कुछ ही दिनों में रामधन इस दुनिया को छोड़ गया। उसी दिन कस्तूरी देवी विधवा हो गई और उसी दिन उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे मोहन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। उस वक्त मोहन सिर्फ 5 साल का था, मासूम, नासमझ और पिता की चिता की आग जैसे उसके भविष्य तक जल रही थी। कस्तूरी देवी ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, खेतों में मजदूरी की, कभी ईंट भट्टे पर गई, कभी बर्तन मांजे, कभी झाड़ू लगाई, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। अपने हिस्से की रोटी आधी करके उसे खिलाती रही। समय बीतता गया और मोहन बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज पलने लगी, गुस्सा। अपनी हालत पर गुस्सा, अपने गांव पर गुस्सा और अपनी माँ की सख्ती पर गुस्सा। कस्तूरी देवी सख्त थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं गांव के बिगड़े हुए लड़कों के साथ मोहन भी न बिगड़ जाए। वो डांटती थी, समझाती थी और कभी कभी मार भी देती थी, लेकिन हर थप्पड़ के पीछे उसका दिल खुद रोता था। वो जानती थी कि आज सख्ती नहीं की तो कल उसका बेटा बर्बाद हो जाएगा। मगर मोहन उस उम्र में ये बात नहीं समझ पाया। एक रात जब मोहन 16 साल का हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ देर रात घर लौटा। बदन से शराब की बदबू आ रही थी और आंखें लाल थी। कस्तूरी देवी ने जैसे ही देखा उसका कलेजा काम गया और गुस्से में उसने पहली बार बेटे पर हाथ उठा दिया और कह दिया कि तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। बस दोस्तों यही वो शब्द थे जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहन ने उस रात कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, माँ की नींद लगने का इंतजार किया और फिर एक छोटी सी पोटली में अपने कपड़े बांधे और अंधेरी रात में बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब कस्तूरी देवी ने बेटे को नहीं देखा तो पहले सोचा कहीं खेत में चला गया होगा, लेकिन जब शाम हो गई और मोहन नहीं लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव गांव भटकी, रिश्तेदारों के आ गई, थाने तक गई, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे साल बीतते गए, उम्मीदें टूटती गई और आखिरकार कस्तूरी देवी ने मान लिया कि उसका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर मोहन शहर पहुंच चुका था, भूखा, अकेला और डरा हुआ, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और रास्ता खोल रखा था। ढाबे पर काम, फिर पढ़ाई की शुरुआत, दिन में काम और रात में पढ़ाई और अंदर ही अंदर एक जिद की वो कुछ बनकर दिखाएगा। वहीं से उस मोहन की कहानी शुरू होती है जो आने वाले सालों में अफसर बनेगा, डीएम बनेगा और पूरे जिले का सबसे सख्त अधिकारी कहलाएगा। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो तब शुरू होती है
जब एक दिन फाइलों के ढेर के बीच बैठे डीएम मोहन के सामने एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में भूख और बीमारी से जूझ रही है और उस रिपोर्ट में दर्ज नाम होता है कस्तूरी देवी। उस नाम को पढ़ते ही मोहन के हाथ कांप जाते हैं, कलम गिर जाती है और 10 साल पहले की वो रात उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। दोस्तों, उस फाइल में लिखा हुआ नाम जैसे ही मोहन की आंखों के सामने आया, उसके भीतर कुछ टूट सा गया। जिस माँ को वो 10 साल पहले गुस्से में छोड़कर चला गया था, वही माँ आज सरकारी कागजों में असहाय वृद्ध महिला बन चुकी थी। डीएम मोहन सिंह की कुर्सी पर बैठा वो अफसर अचानक अपने अंदर के उस 16 साल के लड़के में बदल गया जो एक रात चुपचाप झोपड़ी छोड़कर चला गया था। कमरे में बैठे सभी अधिकारी देख रहे थे कि डीएम साहब अचानक खामोश हो गए हैं। उनकी आंखें फाइल पर जमी हैं, लेकिन मन कहीं बहुत दूर चला गया है। मोहन ने धीरे से फाइल बंद की और भारी आवाज में पूछा कि इस महिला के बारे में और क्या जानकारी है। तो अधीनस्थ अधिकारी ने बताया कि साहब, ये महिला गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। कई बार पंचायत से मदद की सिफारिश हुई, लेकिन कागजी औपचारिकताओं में मामला अटक गया। उम्र ज्यादा है, चलने में असमर्थ है और कई बार भूखे भी सो जाती है। इतना सुनते ही मोहन की उंगलियां मुट्ठी में बदल गई और दिल में एक ही सवाल गूंजने लगा कि क्या सच में मेरी माँ आज भी उसी झोपड़ी में है जहां मैं पैदा हुआ था। दोस्तों, उस दिन मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। ऑफिस का काम निपटाया, शाम को सरकारी बंगले में आया, लेकिन पहली बार उस आलीशान घर की दीवारें उसे काटने दौड़ रही थी। एसी की ठंडी हवा में भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था। रात को खाना सामने रखा था, लेकिन कौर गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बार बार माँ का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। वही झुकी कमर, वही सख्त चेहरा जिसके पीछे बेहिसाब ममता छुपी थी। वही हाथ जिसने कभी उसे मार भी दिया था और उसी हाथ ने उसे भूखा नहीं सोने दिया था। रात के करीब 2 बजे मोहन नींद में चौंक कर उठ बैठा। सपने में उसने देखा कि उसकी माँ झोपड़ी के बाहर बैठी उसे आवाज दे रही है और वो लाख कोशिश के बावजूद उसके पास नहीं पहुंच पा रहा। घबराहट में उसने पानी पिया और उसी पल एक फैसला कर लिया कि वो माँ के पास जाएगा, लेकिन डीएम बनकर नहीं बल्कि बेटे बनकर। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने पा को बुलाया और कहा कि आज शाम मुझे किसी भी मीटिंग में नहीं बैठना है और मेरे गांव का दौरा निजी कारणों से करना है। पा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन डीएम साहब के चेहरे की सख्ती देखकर उसने कोई सवाल नहीं किया। दोस्तों, उस दिन शाम ढलते ही एक सरकारी गाड़ी गांव की तरफ निकल पड़ी, लेकिन उसमें ना कोई हूटर था और ना कोई लाल बत्ती। ड्राइवर को साफ निर्देश थे कि किसी को भी बताना नहीं है कि गाड़ी में डीएम बैठा है। रास्ते भर मोहन खिड़की से बाहर देखता रहा। वही खेत, वही मिट्टी की खुशबू, वही कच्चे रास्ते और हर मोड़ पर बीते हुए साल उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। जैसे जैसे गाड़ी गांव के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे उसका दिल तेज धड़कने लगा था। 10 साल में उसने कई बड़े फैसले लिए थे, कई अपराधियों को सजा दिलवाई थी, लेकिन आज उसे सबसे ज्यादा डर अपनी माँ के सामने खड़े होने से लग रहा था। चेहरे पर दाढ़ी थी और सिर पर टोपी ताकि कोई पहचान न सके। वो पैदल ही गांव की गलियों में चलने लगा। कुछ लोग उसे देख रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। वही गलियां थी जहां वो कभी नंगे पैर दौड़ा करता था, वही कुआं, वही पीपल का पेड़ और फिर वो झोपड़ी जिसे देखकर मोहन के कदम खुद ब खुद रुक गए। झोपड़ी पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। दीवारें झुक गई थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और बाहर एक पुरानी खाट पड़ी थी। मोहन की आंखें भर आई, उसका गला सूख गया और वो कुछ पल वही खड़ा रहा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? और उसी आवाज ने मोहन के पैरों से जैसे सारी ताकत छीन ली। वो आगे बढ़ा, धीरे से झोपड़ी के अंदर झांका और देखा कि उसकी माँ कस्तूरी देवी एक कोने में बैठी इसी तरह चूल्हे पर कुछ उबालने की कोशिश कर रही है। बदन पहले से ज्यादा दुबला हो चुका था, बाल पूरी तरह सफेद और आंखों में वही पुरानी थकान। उस पल मोहन डीएम नहीं रहा, अफसर नहीं रहा,
वो सिर्फ एक बेटा था जो 10 साल बाद अपनी माँ को जिंदा देख रहा था। कस्तूरी देवी ने उसे देखा और पूछा कि बेटा क्या चाहिए। मोहन ने कांपती आवाज में कहा कि माँ पानी मिलेगा। माँ शब्द सुनते ही कस्तूरी देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन उम्र और कमजोरी ने उसकी याददाश्त को धोखा दे दिया था। उसने कांपते हाथों से एक लोटा पानी बढ़ा दिया। मोहन ने पानी नहीं पिया, बस उसी लोटे को पकड़े पकड़े उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो वही जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला कि माँ मैं आ गया। लेकिन कस्तूरी देवी अब भी नहीं समझ पाई कि सामने बैठा आदमी वही बेटा है जो 10 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। दोस्तों, मोहन जमीन पर बैठा रोता रहा और कस्तूरी देवी उसे हैरानी से देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजनबी अचानक क्यों फूट फूट कर रो रहा है। उसने कांपती आवाज में पूछा कि बेटा तू ठीक तो है ना, कहीं बीमार तो नहीं। और फिर वो जैसे तैसे उठी और पास पड़ी पुरानी सी धोती से उसके आंसू पोंछने लगी। वही हाथ जिनमें कभी ताकत हुआ करती थी आज कांप रहे थे, लेकिन उस स्पर्श में वही पुरानी ममता थी। मोहन ने उस हाथ को अपने माथे से लगा लिया और उसकी सिसकियां और तेज हो गई। 10 साल का सारा दर्द, सारी गलती, सारी चुप्पी एक साथ बाहर आने लगी। वो कहना चाहता था कि माँ मैं तुम्हारा मोहन हूं, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। उसे डर था कि अगर सच बोल दिया तो कहीं माँ उसे अपनाने से इनकार न कर दे, क्योंकि उसने माँ को छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया था। कस्तूरी देवी ने उसे खाट पर बैठाया, खुद नीचे चटाई पर बैठ गई और पूछा कि कहाँ से आया है बेटा और यहाँ क्यों आया है। मोहन ने खुद को संभालते हुए कहा कि माँ मैं शहर से आया हूँ, काम करता हूँ और किसी काम से इस गांव में आया था। कस्तूरी देवी ने लंबी सांस ली और बोली कि काम तो सब करते हैं बेटा, लेकिन किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरे बेटे ने भी काम करने के लिए ही घर छोड़ा था। इतना कहकर उसकी आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि भगवान जाने वो जिंदा भी है या नहीं। अगर जिंदा होता तो शायद एक बार तो लौट आता। दोस्तों, ये सुनकर मोहन के सीने में जैसे किसी ने चाकू घूम दिया। वो वही झुक गया और माँ के पैरों को पकड़ लिया, मगर अब भी उसने अपना नाम नहीं बताया। बस इतना ही बोला कि माँ अगर वो लौट आए तो क्या आप उसे माफ कर दोगी? अभी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मेरा बेटा लौट आए तो मैं उसकी सारी गलतियां भूल जाऊंगी। बस एक बार उसे देख लो। यही सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने जिस माँ को छोड़ दिया था वो आज भी उसी तरह उसकी राह देख रही है। दोस्तों, उसी समय झोपड़ी के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। किसी ने शहर की गाड़ी देख ली थी, किसी ने अजनबी आदमी को झोपड़ी में जाते देख लिया था। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। कस्तूरी देवी ने बाहर झांका और बोली कि शायद कोई काम से आया होगा, तू यही बैठ बेटा, मैं देखती हूँ। लेकिन मोहन अब और देर नहीं करना चाहता था। उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में कहा कि माँ मैं ही तुम्हारा मोहन हूँ। 10 साल पहले जो रात को चला गया था वही मोहन आज वापस आया है। ये सुनते ही कस्तूरी देवी जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फैल गई, हाथ से लोटा गिर गया और वो मोहन के चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे यादों में खोकर किसी पुराने चेहरे को ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वो अचानक चीख पड़ी और मोहन को सीने से लगा लिया। फूट फूट कर रोते हुए बोली कि तू जिंदा है बेटा, तू सच में जिंदा है। मैंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। 10 साल मैंने हर दिन तेरा इंतजार किया, हर रात भगवान से तुझे वापस भेजने की भीख मांगी। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई और वो मोहन के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मोहन भी माँ को कसकर पकड़े हुए था और बार बार बस इतना ही कह रहा था कि माँ माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव वाले ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। किसी की आंखें नम थी तो कोई चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। सभी समझ चुके थे कि ये वही बेटा है जिसका नाम बरसों से इस झोपड़ी के साथ जुड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब कस्तूरी देवी शांत हुई तो उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली कि बेटा तू तो बहुत बदल गया है। तेरे कपड़े पर अपनी पहचान बताई कि माँ मैं जिले का डीएम हूँ, लोगों का काम देखता हूँ और न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ।
ये सुनते ही गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस झोपड़ी का बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया है। कस्तूरी देवी ने कांपते हाथों से मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा तू जो भी बन गया हो, मेरे लिए तो तू वही मोहन है जो कभी मेरी गोद में सोया करता था। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई अब गांव में आग की तरह फैलने वाली थी और इसके बाद जो होने वाला था वो पूरे गांव की किस्मत बदल देने वाला था। दोस्तों, जैसे ही ये बात गांव में फैली कि कस्तूरी देवी का बेटा जिले का डीएम है, वैसे ही पूरे गांव में हलचल मच गई। जो लोग थोड़ी देर पहले तक झोपड़ी के पास खामोशी से खड़े थे, अब आपस में बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बूढ़ी औरत को वे सालों से 2 रोटी देकर जिंदा रखते आए थे, उसी का बेटा आज इतना बड़ा अफसर बन चुका है। कस्तूरी देवी खुद भी इस सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो बार बार मोहन के चेहरे को छूकर देखती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा तू सच में मेरा मोहन है ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मोहन हर बार माँ के हाथ पकड़कर कहता कि नहीं माँ, ये सपना नहीं है, मैं ही हूं, तुम्हारा वही बेटा जो गलती करके चला गया था और आज माफी मांगने लौटा है। दोस्तों, तभी गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए। प्रधान ने मोहन को ध्यान से देखा और थोड़ा हिचकते हुए पूछा कि क्या आप ही डीएम साहब हैं? मोहन ने बड़ी शांति से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन इस वक्त मैं डीएम नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूं। ये सुनकर प्रधान और गांव के लोग और भी भावुक हो गए। कस्तूरी देवी ने प्रधान की तरफ देखा और कहा कि देखो बेटा, कितना बड़ा हो गया है। भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन उसकी आवाज में खुशी से ज्यादा एक अजीब सा डर था। डर इस बात का कि कहीं उसका बेटा फिर से उससे दूर न चला जाए। मोहन ने ये डर महसूस कर लिया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि माँ, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अब तुम मेरे साथ चलोगी। ये झोपड़ी तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी सजा है। अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कस्तूरी देवी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि बेटा, ये झोपड़ी सिर्फ दर्द नहीं है, यही मेरी पूरी जिंदगी है। यही तेरे पिता ने आखिरी सांस ली थी, यही तू पैदा हुआ था। मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? दोस्तों, मोहन कुछ पल चुप रहा। उसने झोपड़ी की टूटी दीवारों को देखा, माँ के कांपते हाथों को देखा और फिर एक फैसला कर लिया। उसने गांव वालों से कहा कि ये झोपड़ी नहर को कॉल किया और कहा कि कल सुबह इस गांव में आवास योजना और वृद्ध पेंशन के सारे लंबित मामले मेरे सामने पेश किए जाएं। किसी भी फाइल में अगर लापरवाही मिली तो जिम्मेदार अफसर बख्शा नहीं जाएगा। गांव वालों ने पहली बार किसी डीएम को इतना भावुक और इतना सख्त एक साथ देखा था। रात हो चुकी थी। मोहन माँ के साथ उसी झोपड़ी में रुका। उसने खुद चूल्हा जलाया, गांव वालों से दूध और दवा मंगवाई, माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। कस्तूरी देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार भगवान का नाम ले रही थी और कह रही थी कि हे प्रभु, अगर आज के बाद मुझे उठा भी ले तो कोई गिला नहीं, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। मोहन माँ के पास बैठा रहा, उसके सिर को अपने कंधे पर टिकाए रखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि सारी दौलत, सारी ताकत, सारी कुर्सी माँ के एक आंसू के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन जो होने वाला था वो सिर्फ कस्तूरी देवी की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदलने वाला था। क्योंकि आज पहली बार डीएम मोहन सिंह अपने अधिकार का इस्तेमाल किसी जांच के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत के हिसाब चुकाने के लिए करने वाला था। दोस्तों, अगली सुबह जब गांव में सूरज निकला तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई किस्मत की शुरुआत थी। रात भर कस्तूरी देवी ठीक से सो नहीं पाई थी। कभी अपने बेटे के चेहरे को देखती, कभी उसके हाथ को छूकर ये यकीन करती कि वो सपना नहीं देख रही। मोहन भी पूरी रात जागता रहा, कभी झोपड़ी की दीवारों को देखता, कभी माँ की सांसों को सुनता और हर पल अपने भीतर ये महसूस करता रहा कि जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसने जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते को छोड़ दिया था, वो कुर्सी अब उसी रिश्ते के सामने उसे बहुत छोटी लग रही है। सुबह होते ही गांव में खबर फैल चुकी थी कि आज डीएम साहब खुद गांव में रहकर सारे काम देखेंगे।
लोग अपने अपने दुख, शिकायतें और उम्मीदें लेकर इकट्ठा होने लगे। कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए परेशान था, कोई राशन कार्ड के लिए, किसी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, तो कोई सालों से सरकारी आवास की फाइल अटकने का दर्द झेल रहा था। और इन सब के बीच कस्तूरी देवी अपनी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठी बस अपने बेटे को देख रही थी। उसे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए था। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत वही थी जो 10 साल बाद उसके सामने बैठा था। मोहन ने सुबह सुबह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को गांव बुलाया। कोई बहाना नहीं चला। बीडीओ हो, तहसीलदार हो, बिजली विभाग हो या पंचायत सचिव, सभी को साफ निर्देश था कि आज कोई औपचारिकता नहीं होगी, आज काम जमीन पर होगा। मोहन ने गांव के बीच में ही चौपा लगवाई और वही बैठकर एक एक ग्रामीण की बात सुनी। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम प्रशासनिक सुनवाई नहीं थी, क्योंकि हर शिकायत के पीछे मोहन को अपनी मां का चेहरा दिख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर आज भी सिस्टम की लापरवाही चली तो वो फिर से अपनी मां को धोखा दे देगा। सबसे पहले वृद्ध महिलाओं को बुलाया गया। कई ऐसी महिलाएं थी जिनकी हालत कस्तूरी देवी जैसी ही थी। मोहन ने तुरंत पेंशन के कागज पूरे करवाए। जिनके नाम राशन कार्ड में नहीं थे उनके नाम जोड़े गए। जिनके घर जर्जर हालत में थे उनके लिए आवास योजना की स्वीकृति वही मौके पर दी गई। इंजीनियर को निर्देश मिला कि 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू होना चाहिए और हर दिन की रिपोर्ट सीधे डीएम ऑफिस में आएगी। कोई दलाल बीच में नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। अगर किसी ने 1 भी रुपए मांगे तो सीधी एफआईआर होगी। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले भी अफसर देखे थे, लेकिन ऐसा अफसर पहली बार देख रहे थे जो फाइल नहीं बल्कि इंसानों की आंखों में देखकर फैसला कर रहा था। दोस्तों, इसी बीच एक बूढ़ा आदमी आगे आया। कांपती आवाज में बोला कि साहब, मेरी जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मैं थाने गया, तहसील गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहन ने उसी वक्त लेखपाल और तहसीलदार को बुलाया। मौके पर ही जमीन की पैमाइश करवाई और दबंगों को चेतावनी दी कि अगर शाम तक कब्जा नहीं हटाया गया तो पुलिस कार्रवाई होगी। ये सब देखकर गांव के वही लोग जो सालों से सिर झुकाकर जी रहे थे, आज पहली बार सीना तान कर खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सिस्टम में भी इंसानियत बची है। दोपहर तक काम चलता रहा। धूप तेज हो गई थी, लेकिन मोहन अपनी कुर्सी से नहीं उठा। मां बार बार उसे पानी पिलाने आती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा थक जाएगा। लेकिन मोहन मुस्कुरा कर कहता कि मां, आज अगर थक गया तो समझूंगा कि जिंदगी में पहली बार सही काम कर रहा हूं। दोपहर के बाद इंजीनियर ने आकर बताया कि झोपड़ी की जगह उसी जमीन पर पक्का मकान बनाया जा सकता है। मोहन ने साफ कहा कि मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं होना चाहिए, उसमें इज्जत और सुकून भी होना चाहिए। 2 कमरे, एक रसोई, शौचालय, बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था होगी। और ये मकान सिर्फ कस्तूरी देवी का नहीं बल्कि इस गांव की हर उस मां का प्रतीक होगा जिसने गरीबी में बच्चों को पाला और बदले में अकेलापन पाया। ये सुनकर कस्तूरी देवी की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा कि बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बन गया है। दोस्तों, शाम तक पूरे गांव का नक्शा जैसे बदल चुका था। लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी, आंखों में भरोसा था और दिल में दुआएं थी। मोहन जानता था कि असली लड़ाई एक दिन की नहीं होती, लेकिन आज उसने जो बीज बोया है वो आने वाले सालों तक फल देगा। शाम होते होते जब अधिकारी वापस जाने लगे तो मोहन ने साफ कहा कि आज से ये गांव मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो वो सिर्फ सिस्टम की नहीं बल्कि मेरी निजी हार होगी। रात को मोहन और कस्तूरी देवी नए बने अस्थाई टेंट में बैठे। गांव वालों ने खाना भेजा। कस्तूरी देवी ने बेटे को अपने हाथों से रोटी खिलाई, वही रोटी जिसकी खुशबू मोहन ने 10 साल से नहीं सूंघी थी। खाते हुए मोहन की आंखों से आंसू गिरते रहे और वो हर कौर के साथ अपने गुनाहों को जैसे माफ करता रहा। कस्तूरी देवी बार बार कहती रही कि बेटा, अब सब भूल जा, जो होना था हो गया। भगवान ने तुझे इतना बड़ा बनाया है तो जरूर कोई मकसद होगा। दोस्तों, उसी रात मोहन ने मां के सामने एक और फैसला रखा। उसने कहा कि मां, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो, सरकारी बंगले में रहो, डॉक्टर, दवा,
हर सुविधा मिले। लेकिन कस्तूरी देवी ने इस बार भी वही जवाब दिया जो हर सच्ची माँ देती है। उसने कहा कि बेटा, मेरा बेटा जहां है वहीं मैं हूं, लेकिन मेरी जड़ें इसी मिट्टी में है। अगर तू सच में मेरा ख्याल रखना चाहता है तो इस मिट्टी का ख्याल रख, इन लोगों का ख्याल रख। मैं यही खुश हूं। मोहन ने माँ की बात मान ली, क्योंकि आज पहली बार उसने सीखा था कि माँ को जीतना नहीं, समझना होता है। अगले कुछ महीनों में गांव में पक्का घर बनकर तैयार हुआ। कस्तूरी देवी उसी घर में शिफ्ट हुई। गांव की बाकी वृद्ध महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ मिला। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में दवाइयां आने लगी, और गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि अफसरशाही का मतलब सिर्फ डर नहीं, सहारा भी हो सकता है। मोहन नियमित रूप से गांव आता रहा, कभी डीएम बनकर, कभी बेटे बनकर, लेकिन हर बार माँ के पैर छूकर ही गांव में कदम रखता। दोस्तों, एक दिन अचानक मोहन को ट्रांसफर का आदेश मिला। बड़े जिले में नई जिम्मेदारी, पूरे गांव में मायूसी छा गई। कस्तूरी देवी ने बेटे को बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अफसर का काम चलना है, लेकिन इंसान का काम छूटना नहीं चाहिए। तू जहां भी जाए ये मत भूलना कि तेरी ताकत तेरी कुर्सी नहीं, बल्कि वो माँ है जिसने तुझे माफ कर दिया। मोहन की आंखें भर आई। उसने माँ के चरण छुए और वादा किया कि वो इस गांव को कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो एक पक्का घर दिखता है, जिसके दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ बैठी रहती है। आंखें कमजोर है, लेकिन चेहरा शांत है। और जब कोई पूछता है कि आप इतनी खुश कैसे हैं, तो वो बस इतना कहती है कि मेरा बेटा अफसर है, लेकिन उससे भी बड़ा इंसान है। और शायद दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि असली डीएम वो नहीं जो जिले को चलाता है। असली डीएम वह है जो अपनी माँ के दिल में इंसाफ कर पाए। दोस्तों, आज इस कहानी के आखिरी मोड़ पर आकर अगर हम पलटकर पूरी जिंदगी की इस यात्रा को देखें, तो ये सिर्फ एक बेटे के डीएम बनने की कहानी नहीं है। ये उस माँ के त्याग, धैर्य और ममता की कहानी है, जिसने बिना किसी शिकायत के अपने हिस्से का हर सुख अपने बच्चे के भविष्य के नाम कर दिया। कस्तूरी देवी की टूटी फूटी झोपड़ी हमें याद दिलाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि वो हालात होते हैं जहां इंसान अपने सपनों को भी चुपचाप सहना सीख जाता है। और वहीं मोहन का डीएम बनना ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात चाहे जैसे भी हो, आदमी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश पद, ताकत या कुर्सी नहीं है। असली संदेश है पछतावा, माफी और इंसानियत। क्योंकि मोहन अगर डीएम बनकर भी अपनी माँ के पास न लौटता, अगर वो उस झोपड़ी में जाकर माँ के पैरों में सिर न झुकाता, तो उसकी सारी सफलता अधूरी रह जाती। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि माँ बाप का दिल किसी सरकारी फाइल की तरह नहीं होता, जहां देरी की वजह बताकर मामला बंद कर दिया जाए। माँ का दिल तो ऐसा दरवाजा है जो चाहे कितनी भी देर हो जाए, बेटे के लिए हमेशा खुला रहता है। कस्तूरी देवी ने अपने बेटे से कभी ये नहीं पूछा कि तू क्यों गया था, तू 10 साल क्यों नहीं लौटा। उसने सिर्फ उसे गले लगाया। अपने सपनों की दौड़ में माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं, और उन सभी माँओं के लिए एक उम्मीद है जो आज भी दरवाजे की ओर देखती है कि शायद आज उनका बेटा लौट आए। याद रखिए, कामयाबी की सबसे ऊंची मंजिल भी तब छोटी लगने लगती है जब माँ की आंखों में आंसू हो, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब माँ के चेहरे पर सुकून की मुस्कान हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि शायद कहीं कोई कस्तूरी देवी आज भी किसी मोहन का इंतजार कर रही है। और शायद आज ही वो दिन हो जब आप अपनी माँ के पास लौटकर उसकी आंखों की थकान को थोड़ा सा आराम दे सके।